जी IS 38 हम लोग कर रहे थे और आज आपको ने कहा था इसके जो डिस्क्लोजर्स हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। अब जैसे आप लोगों ने कहा था कि IS 38 और 16 क्योंकि नॉन करंट एसेट से रिलेटेड हैं तो काफी हद तक इनके डिस्क्लोजर्स भी आपस में मैच कर जाते हैं। जैसे आप लोगों को इधर बताना पड़ेगा अबाउट अकाउंटिंग पॉलिसी। ठीक है, तो जैसा आपको मैंने कहा कि आपको बताना पड़ेगा अबाउट अकाउंटिंग पॉलिसीज। अच्छा, IS 38 की क्या अकाउंटिंग पॉलिसी क्या चीज होगी? सर के मॉडल कौन? हाँ, के मॉडल कौन सा यूज कर रहे हो, कॉस्ट मॉडल यूज कर रहे हो या के रिवैल्यूएशन मॉडल? तो सेम उसी तरह जैसे IS 16 में हम बताते थे वही आपको यहां बताना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद हम लोग उधर बताते होते थे डेप्रिसिएशन रेट या यूजफुल लाइफ, इधर आपको बताना पड़ेगा अमोर्टाइजेशन रेट या फिर यूजफुल लाइफ। उधर डेप्रिसिएशन मेथड बताना पड़ता था, इधर आप लोग अमोर्टाइजेशन मेथड के बारे में बताएंगे। उसके बाद ग्रॉस कैरिंग अमाउंट at the beginning and at the end of the period, then reconciliation of cost and amortization. At the beginning and at the end of the period. Then amount of research and development chart expense during the period in case of revaluation model, date of revaluation historical carrying amount ठीक है, ये आपको बताना पड़ जाएगा। और ये भी बताना पड़ेगा
कि आपको ने कहा था ना, अगर किसी एसेट की फेयर वैल्यू इन एक्टिव मार्केट अवेलेबल ना हो तो क्या उस पर रिवैल्यूएशन मॉडल लग सकेगा? नहीं। तो फिर आपको ना उसका भी बताना पड़ जाता है कि फलां एसेट जो है इसकी क्योंकि फेयर वैल्यू इन एक्टिव मार्केट अवेलेबल नहीं थी, तो इसको मैंने कॉस्ट मॉडल पे कैरी किया हुआ है, वो आपको साथ थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ जाता है। तो ये इसके ना कुछ मेन डिस्क्लोजर्स बनते हैं। रिकंसिलिएशन वाला क्या है जो फिफ्थ है? ये रिकंसिलिएशन बनानी ना, कॉस्ट और अमोर्टाइजेशन, वो टेबल नहीं बनाते थे IAS 16 में प्रॉपर्टी प्लांट का, वो टेबल बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब उसने आपको कहा अकाउंटिंग पॉलिसी बताना, इसमें आपको बताना पड़ेगा कॉस्ट मॉडल है कि रिवैल्यूएशन मॉडल है, अमोर्टाइजेशन रेट या लाइफ बतानी पड़ेगी, अमोर्टाइजेशन मेथड बताना पड़ेगा, ग्रॉस कैरिंग ऑन मीन कॉस्ट बतानी पड़ेगी एट द बिगनिंग एट द एंड, और फिर कह रहे हैं इनकी रिकंसिलिएशन भी आपको करना पड़ेगी, और फिर अगर कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट एक्सपेंस आउट की है ड्यूरिंग द ईयर तो वो कितनी की है वो शो कर दें। तो ये इसके कुछ मेन डिस्क्लोजर्स हैं जो हमारे बन जाते हैं। अब जैसे उधर प्रॉपर्टी प्लांट के लिए आप एक टेबल सा बनाते थे रिकंसिलिएशन का, इधर भी आपका वही बना करता है, तो उसको हम लोग एक दफ़ा बना लेते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए। तो प्रेजेंटेशन सारी उसी तरह ही होगी, बस फर्क ये है कि डेप्सन की जगह अमोर्टाइजेशन की हेडिंग आ जाएगी। ये वाला होगा ना। ठीक है, अब उसके लिए कुछ हम इस तरह का डिस्क्लोजर बना देंगे ना, जैसे इंटेंजिबल एसेट्स। अब जो भी इंटेंजिबल एसेट्स है, मसलन आपके पास ब्रांड है, ये कौन सा ब्रांड होगा? हाँ, जो आप लोगों ने परचेज किया होगा, क्योंकि इंटरनली जनरेटेड तो रिकॉर्ड ही नहीं हो सकता। ठीक है, ब्रांड आ गया। आपको मैं कहता हूं कि आपके पास फर्ज करें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स हैं, ठीक है, आपके पास कोई लाइसेंस है, तो जो भी कोई आपके एसेट्स हैं वो सारे इसमें आ रहे होंगे। अब कॉस्ट उसी तरह ही, बैलेंस एट द बिगनिंग, जिसे आप ओपनिंग बैलेंस भी लिख सकते हो। उसके बाद आता था ना इसमें एडिशन, डिलीशन, ठीक है, कैंसलेशन, रीवैल्यूएशन, एडजस्टमेंट और बैलेंस एट द एंड। अमोर्टाइजेशन एंड अगर कभी दिया हो ना तो इम्पेयरमेंट भी इसके साथ ही हम लिख देते हैं। अब ये ना स्टैंडर्ड ने कोई फॉर्मेट नहीं दिया हुआ कि इस तरह प्रेजेंट करें, हर कोई अपने हिसाब से बनाता है, कई कॉलम्स बना के सारा प्रेजेंट करते हैं, कोई इस तरह करते हैं। आई कैप का सोल्यूशन देखें, कभी इस तरह का बना होता है, कभी वो इसको पहले बुक वैल्यू में कन्वर्ट करके बनाता है और फिर उसके बाद उनको दोबारा कॉस्ट में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो वो प्रेजेंटेशन है, जैसे मर्जी आप लोग कर दें। मतलब ये ना समझिएगा कि मैंने इस तरह कराया तो बुक वाले ने गलत बनाया है, या बुक वाले ने उस तरह किया तो मैंने गलत कर दी है। वो प्रेजेंटेशन है, जैसे भी आप करते हैं। अच्छा, अमोर्टाइजेशन वगैरह, इसका भी बैलेंस
at the beginning, then charge for the year, disposal, cancellation, और फिर बैलेंस एट द एंड। उसके बाद नेट बुक वैल्यू एट द एंड, नेट बुक वैल्यू एट द बिगिनिंग, उसके बाद अमोर्टाइजेशन रेट या फिर यूजफुल लाइफ। और फिर मॉडल। ये कैंसिलेशन क्या होता था? हाँ, जब आप रीवैल्यू करते हैं तो जो एसेट के अगेंस्ट इक्विटी डेप्शन का बैलेंस क्लोज करते थे ना, वो होता था। अब यहाँ पे डेप्शन नहीं होगी तो मोनेटाइजेशन हो जाएगी, तो ये उसके लिए जो आप कैंसिलेशन करते थे। रीवैल्यूएशन एडजस्टमेंट आपको पता है, जो रीवैल्यूएशन का एसेट की वैल्यू बढ़ गई या कम हो गई। बाकी रिवैल्यूएशन की ट्रीटमेंट आपका ने कहा था एग्जैक्ट वही है जो हमने उधर IAS 16 में पढ़ी हुई है। तो अब जैसे जैसे क्वेश्चन में आता जाएगा साथ साथ हम उनको करते जाएंगे। तो ये एक रीजनेबल सा इसका लेआउट या फॉर्मेट मैंने आपको डिस्कस किया है। आज आपको मैंने कहा था इसके हम पास्ट पेपर के क्वेश्चन से प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे। तो आज इसके हम कुछ बेसिक क्वेश्चन से इसको कंटिन्यू पहले करेंगे। जी, तो पास्ट पेपर्स निकाल लीजिएगा। अच्छा, इसका पहले जरा आप निकालें। क्वेश्चन नंबर 12 अटेम्प्ट है ऑटम 07। क्वेश्चन नंबर 12 ऑटम 07। जी कह रहे हैं फोकस लिमिटेड इज एंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर्स
Company spend heavily on research and development to introduce improvement in the existing products. A freelance researcher, Mr. Talent, sent a conceptual paper to the company on the development of the new type of projector, which will significantly enhance the life and quality of the product. जी कह रहा है फोकस लिमिटेड जो कंपनी है मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर वगैरह बनाया करती है, एक फ्रीलांस रिसर्चर है, उसने आपको एक पेपर भेजा जिसके अंदर उसने आपको बताया कि मैंने कुछ प्रोजेक्टर के बारे में कैलकुलेशन वगैरह की जिससे उसके लेंस की लाइफ वगैरह एक्सटेंड हो जाए। आपको पता है ये जो मल्टीमीडिया लगा हुआ है जैसे क्लास के अंदर भी आपके, इसकी जो लाइफ होती लेंस की वो नंबर ऑफ आवर्स के हिसाब से होती है। एक ख़ास नंबर ऑफ आवर्स तक वो डिस्प्ले देता है, उसके बाद वो आपने देखा होगा पुराने हो जाए तो ब्लर डिस्प्ले आना शुरू हो जाता है, फिर ख़त्म हो जाता है, तो वो एक उसकी लाइफ होती है। तो कह रहे हैं उस रिसर्चर ने कहा कि मैं कुछ रिसर्च वगैरह करना चाह रहा हूँ जिसके साथ इसके लेंस की लाइफ थोड़ी एक्सटेंड हो जाए, क्वालिटी इंप्रूव हो जाए, इसके लिए कहता मैं काम कर रहा हूँ। An agreement was reached between Mr. Talent and the company whereby Mr. Talent agreed to conduct and supervise the research and development process of the at a lump sum remuneration of 8 million. However, in case of research was unsuccessful, he agreed to reduce his remuneration to time-based salary of 2,000 per hour. कह रहे आपका और मिस्टर टैलेंट का कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, कॉन्ट्रैक्ट में उसने कहा है कि आपके बिहाफ पे मैं रिसर्च करूंगा, उसको सुपरवाइज करूंगा, इस पूरे काम के मैं आपसे 8 मिलियन लूंगा। लेकिन कहता अगर रिसर्च कंप्लीट हुई और खुदा ना खास्ता वो अनसक्सेसफुल हो गई तो फिर मैं आपसे 8 लाख नहीं लूंगा, फिर 2000 पर आवर के हिसाब से मेरे जितने पैसे बने मुझे वो दे दीजिएगा। नेक्स्ट कह रहा प्रोसेस ऑफ रिसर्च कमेंस फ्रॉम जुलाई 2006 एंड फॉलोइंग कॉस्ट वर इनकर्ड अप टू जून 2007। कह रहे जुलाई से काम शुरू किया, जून 7 तक का आपको डेटा दे रहा है। कितने अरसे का डेटा है? 1 साल का। ठीक है, अभी उसने आपको ये नहीं बताया कंपनी का ईयर एंड वगैरह क्या है। अच्छा सॉरी, ऊपर उसने बताया कह रहा प्रोसेस ऑफ रिसर्च, सॉरी ये तो वही है स्टार्टिंग का बता रहा है, तो हम अज्यूम कर लेंगे शायद 30 जून इसका ईयर एंड हो। अच्छा कह रहे टूल्स परचेज्ड, कह रहे हमने टूल्स खरीदे। देखें टूल्स तो आपको पता है कि आपका एक एसेट होता है, लूज टूल्स वगैरह, ठीक है, जो कंज्यूम हो जाते हैं उनको हम एक्सपेंस आउट कर देते हैं, जो बचे होते हैं वो करंट एसेट में आ रहे होते हैं, तो उस टाइप की चीज़ें। अब इसका मतलब अगर तो ये टूल्स जो रिसर्च फेज के अंदर इस्तेमाल होंगे तो उनकी कॉस्ट क्या बन जानी चाहिए? रिसर्च का पार्ट, रिसर्च की कल क्या ट्रीटमेंट पड़ी थी? एक्सपेंस, तो फिर एक्सपेंस हो जाना चाहिए। लेकिन अगर वो टूल्स आप यूज कर रहे हो ड्यूरिंग डेवलपमेंट प्रोसेस तो फिर कैपिटलाइज करेंगे बट सब्जेक्ट टू कंडीशंस वगैरह। ठीक है, तो अभी कोई एग्जैक्ट आगे शायद डिटेल दी हो। आगे कह रहे हैं कि फर्निशिंग ऑफ न्यू लेबोरेटरी, कह रहे हमने एक नई लेबोरेटरी बनाई जहां पर उसके कोई टेस्ट वगैरह करने होंगे, चीजें वगैरह। तो क्या ये रिसर्च खत्म हो गई तो लेबोरेटरी जाया हो जाएगी? नहीं, लेबोरेटरीज का मतलब इटसेल्फ एक एसेट है। हाँ, अब लेबोरेटरी के एसेट्स की जो डेप्रिसिएशन होगी, जितनी डेप्रिसिएशन रिसर्च वाले पीरियड की होगी, इट वुड बी पार्ट ऑफ योर रिसर्च कॉस्ट, उसे क्या शो कराना चाहिए? एक्सपेंस। लेकिन जितनी डेवलपमेंट से रिलेटेड डेप्रिसिएशन बनेगी वो सब्जेक्ट टू क्राइटेरियाज कैपिटलाइज की जा सकती है। ठीक है, अब एग्जैक्ट फिगर मैं आपको इसलिए नहीं बता पा रहा, अभी तक पीरियड ही नहीं पता, रिसर्च कितना अर्सा चली, डेवलपमेंट कितना अर्सा चली, इसलिए मुझे कोई इस तरह का आंसर देना पड़ रहा है। आप लोग अगर थोड़ा सा याद हो, मैंने शुरू में आप लोगों को डिस्कस किया था IAS 37, IAS 38, ठीक है, आप लोगों ने कहा था ये कुछ ऐसे स्टैंडर्ड है जिसमें आपने एग्जामिनर के कमेंट्स वगैरह यानी सोल्यूशन वगैरह ज़रूर पढ़ने हैं। ठीक है, यानी जो सजेस्टेड सोल्यूशन है
क्योंकि कई दफ़ा स्टूडेंट अपनी तरफ से पूरा सही करके आया होता है बट आपके मार्क्स डिडक्ट किए जा रहे होते हैं क्योंकि आप लोग आंसर सही तरह एक्सप्लेन नहीं करके आए होते। तो उस वजह से ना इनके आपने सजेस्टेड आंसर साथ देखने हैं। खैर आगे देखते हैं। कह रहे सैलरी पेड टू रिसर्च एसोसिएट्स, कह रहे जो रिसर्च एसोसिएट्स हैं ना उनको सैलरीज पे की तो क्या होना चाहिए, एक्सपेंस आउट होना चाहिए। देन कह रहे कॉस्ट ऑफ कंडक्टिंग टेस्ट इन यूके ऑन अ डिवाइस विच वाज अल्टीमेटली यूज इन द फाइनल प्रोडक्ट। ये जो टेस्टिंग कॉस्ट होती है ये आपकी आमतौर पे डेवलपमेंट का पार्ट होती है क्योंकि ज़्यादातर चांसेस क्या होता है रिसर्च के अंदर पेपर वर्क चलता है, ठीक है। तो इसका मतलब जो टेस्टिंग आप कर रहे हैं और वो कह रहे हैं मेरी फाइनल प्रोडक्ट में यूज़ होनी है तो फिर ये किसका पार्ट होना चाहिए, डेवलपमेंट का। तो अगर क्राइटेरिया ऑफ कैपिटलाइजेशन फुलफिल हो गया तो इसको एसेट बना देंगे वरना इसको एक्सपेंस शो कराएंगे। देन रेम्यूनरेशन पेड टू मिस्टर टैलेंट ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ रिसर्च। कह रहे हैं आपने रिसर्च सक्सेसफुल होगी तो उसको पैसे दे दिए, तो इसका मतलब रिसर्च के ही वो पैसे होंगे ना, तो जो रिसर्च के पैसे हैं वो तो एक्सपेंस आउट होते हैं। नेक्स्ट कह रहे कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग द सैंपल बिफोर कमेंसमेंट ऑफ कमर्शियल प्रोडक्शन, सैंपल बनाने का खर्चा ये तो डेवलपमेंट होती है। तो अगर क्राइटेरिया आप देखें सैंपल बन रहे हैं तो इसका मतलब डेवलपमेंट सक्सेसफुल होगी आपकी इंटेंशन भी होगी कंप्लीट करने की और अब प्रोडक्शन शुरू होगी है तो इसका मतलब इसको कैपिटलाइज कर देंगे। कह रहे मटीरियल इंपोर्टेड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन, कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए मटेरियल खरीदा, ये ना रिसर्च है ना ही डेवलपमेंट है, ठीक है। आगे कह रहा है मटेरियल, ये तो हो गया सॉरी, फाइनल पेमेंट टू मिस्टर टैलेंट, कह रहा है उसके जो बाकी पैसे थे ना वो उसको दे दिए। पहले किस चीज के दिए थे, रिसर्च, अब किस चीज के दे रहे हैं, डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट कॉस्ट है तो इसका अंदर क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है तो कैपिटलाइज होना चाहिए। और जैसे वो कह रहा है मैंने सैंपल बना लिए उसके पूरे पैसे दे दिए, इसका मतलब रिसर्च आप डेवलपमेंट आप पूरी कर चुके हो, सक्सेसफुल भी हो गई है और अगर सारा क्राइटेरिया फुलफिल हो गए हैं तो फिर उसको कैपिटलाइज ही होना चाहिए। आगे कह रहा है प्रोडक्ट लॉन्चिंग एक्सपेंसेस, कह रहा है मैं प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ मार्केट में उसके खर्चे आ रहे हैं तो वो तो कमर्शियल प्रोडक्शन के बाद के खर्चे हैं ना, तो ये आपका रेगुलर एक्सपेंस है, ना तो ये रिसर्च का पार्ट है ना डेवलपमेंट। आपको कह रहे डिस्कस द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ ईच ऑफ द अबव कॉस्ट इनकर्ड बाय द कंपनी इन द लाइट ऑफ IFRS 38 इंटेंजिबल एसेट। कह रहे आपने डिस्कस करना है, मतलब अब आपने ट्रीटमेंट नहीं था नहीं ये इतने रुपए एक्सपेंस इतने रुपए एसेट, कह रहे इसको डिस्कस करो, एक्सप्लेन करो। अब जैसे आपने देखा ना हमने पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया, उसने बताया नहीं रिसर्च कब तक चली, डेवलपमेंट कब तक चली, तो कह रहे बस अब आप इसका अपने आंसर को डिस्कस करो, थोड़ा सा एलेबरेट कर दें, जस्टिफाई कर दें किस बेस पे क्या कहना चाह रहे हो। तो इसका ना मैं थोड़ा सा आंसर पढ़ता हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि क्या चीज़ मैं आपको कहना चाह रहा था कि आंसर के मुताबिक क्या करें। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर ज़रा देख लेते हैं हम। हाँ जी, अब जरा देखिए उसने आपको एक्सप्लेन जो करना शुरू किया, मैं आंसर पढ़ रहा हूँ। कह रहे टूल्स आर परचेज नॉर्मली इन द डेवलपमेंट फेज सो दे विल बी कैपिटलाइज। कह रहे ये जो टूल्स हैं, आपने ने कहा था ना टूल्स की जो कंजम्पशन होती है वो एक्सपेंस होती है, तो कहता है आम तौर पे जो टूल्स खरीदे जाते हैं ना वो हम तब खरीदते हैं जब आप उसकी एप्लीकेशन और फैक्ट फाइंडिंग कर रहे होते हैं, तो इसलिए अच्छा उसने वर्ड यूज किया नॉर्मली, ऑलवेज नहीं कहा हुआ, ठीक है। तो अब वो कह रहे हैं कि आम तौर पे टूल जब हम खरीदते हैं वो खरीद रहे होते हैं डेवलपमेंट फेज में, जब कोई चीज़ आपने डेवलप करना होती है, तो कह रहे उस हिसाब से फिर इसको क्या कर देना चाहिए, कैपिटलाइज। आगे देखते हैं, कह रहे कॉस्ट ऑफ फर्निशिंग न्यू लेबोरेटरी इज परचेज ऑफ फिक्स एसेट एंड शेल बी डेप्रिशिएटेड। Depreciation related to research phase will be expensed out and depreciation related to development phase shall be capitalized। वही बात होगी जो हमने पढ़ा था।
आगे थर्ड पॉइंट, सैलरीज पेड टू रिसर्च एसोसिएट शैल बी चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस बिकॉज इट इज इनकर्ड इन रिसर्च फेज। कह रहे रिसर्च से रिलेटेड ही खर्चा किया है तो फिर इसको एक्सपेंस आउट कर दो। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ कंडक्टिंग टेस्ट इज अल्टीमेटली डन इन फाइनल प्रोडक्ट सो इट शुड बी कैपिटलाइज। हमने कहा था ना डेवलपमेंट का पार्ट है टेस्टिंग वगैरह, तो कहता कैपिटलाइज कर दो। Remuneration paid to Mr. Talent on successful completion of research will be expense out as all expenses incurred in research phase shall be charged to income statement। कह रहे उसने जो आपने रिसर्च की पेमेंट उसको की थी, कहते इसको आप लोगों ने क्या कर देना है, एक्सपेंस आउट कर देना। नेक्स्ट, कह रहे कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सैंपल इज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट सो शैल बी कैपिटलाइज्ड। देन material imported for commercial production shall be initially included in the inventory and then will be charged to cost of goods sold in the year of sale। ठीक है, कह रहे हो जो मटेरियल खरीदा वो तो आपकी इन्वेंट्री है, और जब कभी कहता है चीजें बिकेंगी तो इसको कॉस्ट ऑफ सेल के तौर पे एक्सपेंस शो करा देना। नेक्स्ट, फाइनल पेमेंट टू मिस्टर टैलेंट शैल बी कैपिटलाइज्ड एज इट इज गिवन after completion of the project that is paid in development phase। और आगे कह रहा है प्रोडक्ट लॉन्चिंग एक्सपेंस इज सेलिंग एक्सपेंस so shall be charged to expense। नोट में क्या कह रहा है, assuming each activity performed in development phase fulfill all condition for capitalization of I-13। उसने बताया नहीं ना था कब कैपिटलाइज का क्राइटेरिया मीट हुआ, तो कहता मैं अज्यूम कर रहा हूँ शुरू से मीट हो गया था। ठीक है, तो ये अब थोड़ा सा मैंने आंसर इधर से इसलिए पढ़ा कि आपको आइडिया हो जाए कि आप लोगों के ज़हन में जो आंसर आया होगा और उसने जैसे एक्सप्लेन किया उसमें थोड़ा सा फर्क आ रहा होगा। ठीक है, तो एक तो ये वाला क्वेश्चन अब आप लोगों ने करना है। अच्छा, अच्छा अब जरा अच्छा अब पहले एक क्वेश्चन है छोटा, उसको कराने से पहले मैं एक चीज डिस्कस करता हूं। दैट इज कैलकुलेशन of goodwill। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। अच्छा, इसका जो प्रॉपर तरीका है ना वो इंशाल्लाह हम कंसोलिडेशन में जाकर पढ़ेंगे, जो IFRS 3 बिजनेस कॉम्बिनेशन ने बताया है। अभी मैं सिर्फ इतना की पोर्शन करूंगा जिससे मैं ये वाला क्वेश्चन आगे अलग करा जाऊं। अच्छा, कौन सी गुडविल की बात हो रही, परचेज गुडविल की हो रही। परचेज गुडविल एसेट के तौर पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या नहीं, कर सकते हैं। फर्ज करें आप लोग अपना बिजनेस बेच रहे थे और आपका बिजनेस मैंने आप लोगों से 10 लाख में खरीद लिया। इसका मैंने कितने की इन्वेस्टमेंट की, 10 लाख। इसमें से आप लोग ने लेस कर दिया कीजिएगा फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स एक्वायर्ड। ठीक है, आपको मैंने कहा सही तरीका हम कंसल्टेशन में पढ़ेंगे, अभी मैं इतना करा रहा हूं जिससे हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट, ये नेट एसेट का फॉर्मूला क्या होता है, ये नेट एसेट किसका दूसरा नाम होता है, नेट एसेट्स। आप लोगों ने रेशियो में पढ़ा था ना, रिटर्न ऑन नेट एसेट्स। नेट एसेट्स होता है टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज, तो आपकी इक्विटी बन जाती है। ठीक है, इक्विटी का दूसरा नाम है
अभी चले मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए अलग अलग जरा चीज़ें लिख देता हूँ। आपको मैं कहता हूँ यार जो आपके एसेट्स थे ना उनकी फेयर वैल्यू थी 8 लाख और आप लोगों की जो मैंने लाइबिलिटीज एक्वायर की है ना उनकी फेयर वैल्यू थी 1 लाख। तो अगर आपसे मैंने 8 लाख वाले एसेट लिए और 1 लाख आपकी लाइबिलिटीज भी ले ली तो मुझे नेट आपसे कितने के एसेट मिले? अब 7 लाख वाली चीज के मैंने आपको पैसे कितने दे डाले? तो जो 3 लाख एक्स्ट्रा मैंने आपको दिए है वो किस चीज का दे दिए? ये गुडविल का दिया। तो अब चूंकि ये मैंने पैसे दे के गुडविल खरीदी तो ये है परचेज्ड गुडविल। जी परचेज गुडविल के बारे में क्या पढ़ा था, क्या करते हैं इसको? एसेट बुक कर सकते हैं या नहीं? कर सकते हैं। इसका ये एसेट बुक होगा। अमोर्टाइज कर सकते हैं या नहीं? वो तो लाइफ में देखेंगे। तो गुडविल की क्या लाइफ होती? हाँ आप लोग को मैंने परसों डिस्कस किया था कि आपके सिलेबस में मेनली गुडविल एक ऐसा इंटेंजिबल एसेट है जिसकी लाइफ इंडेफिनिट होती है। तो जिनकी लाइफ इंडेफिनिट होगी उनका एनुअल रिव्यू ऑफ इंपेयरमेंट होता है। ठीक है, अब खैर इस क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 14 पे आ जाइएगा। अटेम्प्ट है स्प्रिंग 09। कह रहे Zoc Incorporation is a multinational company as a part of its vision to expand its business in South Africa. It purchased majority shares in a locally incorporated company, Momin Limited. कह रहा आप लोग अपना बिजनेस एक्सपेंड करना चाह रहे हो, उसके लिए ना आपने एक कंपनी को खरीद लिया। अच्छा ये जो होती है ना एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, आगे जाकर आप फाइनल में पढ़ेंगे। एक होती है बाय ग्रोथ, एक होती बाय एक्विजिशन। बाय ग्रोथ का क्या मतलब? हाँ कि आप लोग विद द पैसेज ऑफ टाइम आहिस्ता आहिस्ता करके ऑर्गेनिकली ग्रो करो। ठीक है, तो एक्सपेंड होता जाए बिजनेस। पहले आपने एक छोटा सा सेटअप बनाया, प्रॉफिटेबल हुआ, फिर एक और साइज बढ़ता गया, तो दैट इज ऑर्गेनिक ग्रोथ। दूसरा होता है बाय एक्विजिशन। इसका क्या मतलब होता है? हाँ कोई चलता हुआ कोई बिजनेस खरीदो, बिजनेस एक्सपेंड हो गया। ठीक है, तो इसमें जो ऑर्गेनिक ग्रोथ होती है ना वो टाइम कंज्यूमिंग होती है लेकिन चीपर होती है। जो बाय एक्विजिशन होती है वो आप लोगों की होती तो प्रॉम्प्ट है लेकिन वो एक्सपेंसिव होती है। ठीक है, तो खैर यहां पे वो कह रहे हैं कि हम लोगों ने एक्सपेंशन का सोचा और हमने उसके लिए कंपनी खरीद डाली। इसका मतलब ये बाय एक्विजिशन हो रहा है। तो देखते हैं आगे क्या डेटा देते हैं। कह रहा फॉलोइंग आर द ब्रीफ डिटेल्स ऑफ द एक्विजिशन। डेट ऑफ एक्विजिशन जनवरी 2007। नंबर ऑफ शेयर्स एक्वायर्ड 90%। 90% शेयर हमने खरीदे हैं तो इसके अंदर 10% बाकी लोगों के पास होंगे। ये जो बाकी 10% बचा है ना, इसको पहले कभी 2007 से पहले माइनॉरिटी इंटरेस्ट कहते थे। जनवरी 2007 में स्टैंडर्ड रिवाइज हुआ, उसने कहा इनको माइनॉरिटी ना कहा करो, इनको नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट कह दिया करो, कि ऐसे लोग जो कंपनी को कंट्रोल नहीं करते। ठीक है, तो बहरहाल हमें तो मेन कितने परसेंट से काम है कंसर्न? 90%। इधर देखिए मैंने क्या वर्ड लिखवा दिया था, नेट एसेट्स एक्वायर्ड। तो जब आपने 90% शेयर खरीदे तो क्या सारे एसेट आपके हो गए? नहीं, 90% आपके हो गए। क्या सारी लायबिलिटीज आपकी हो गई?
नहीं, वो भी फिर 90% हुई है। तो खैर ये उसने आपको इसका डेटा दे रहा है। आगे कह रहे हैं टोटल पेड अप कैपिटल ऑफ मोमिन, कह रहा है उसका टोटल कैपिटल तो 500 मिलियन था, लेकिन आपको कह रहा है परचेज प्राइस पर शेयर 30 रुपए, कह रहा है हमने 30 रुपए के हिसाब से खरीदे। आगे कह रहे हैं नेट एसेट्स ऑफ मोमिन लिमिटेड एज पर 2006 ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कह रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताती हैं आपके एसेट इतने के थे, हमें इधर कौन सी वैल्यू चाहिए, फेयर वैल्यू। वो ये क्या बता रहा है, ये तो बुक वैल्यू है, कैरिंग अमाउंट है, वो तो हमें नहीं चाहिए। आगे देखें, कह रहे फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स अदर देन इंटेंजिबल एसेट्स ऑफ मोमिन लिमिटेड 1100 मिलियन। ठीक है, तो आपको कहते हैं कि जो फेयर वैल्यू थी ना एसेट्स की वो ये थी, और ब्रैकेट में क्या कह रहा है, क्या ये सारे नेट एसेट्स हैं? नहीं, कह रहा है इसमें मैंने इंटेंजिबल शामिल नहीं किए हुए, तो वो भी तो आने चाहिए ना आपके। अच्छा, आप लोगों ने भी क्या कहा था, इंटरनली जेनरेटेड ब्रांड एज एन एसेट बुक हो सकता है या नहीं? वो नहीं हो सकता। ठीक है, इंटरनली जनरेटेड नहीं हो सकता, लेकिन परचेज तो हो सकता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। कह रहा है मोमिन लिमिटेड हैज एन एस्टेब्लिश्ड line of product under the brand name Badr. On behalf of Zoc Incorporation, a firm of specialists has valued brand name for 100 million with an estimated life of 10 years on January 1, 2007. कह रहे कि मोमिन लिमिटेड की ना एक प्रोडक्ट है जो बड़ी पॉपुलर हो चुकी है, बदर उसका नाम है, तो क्या उसने इसको एज एन एसेट बुक किया होगा? नहीं, उसका तो इंटरनली जनरेटेड है ना। लेकिन कह रहा क्योंकि मैं एक्वायर करने जा रहा हूं, तो मेरे बिहाफ पे एक इंडिपेंडेंट फर्म ने वैल्यू करके बताया 100 मिलियन उसकी वर्थ है। तो इसका मतलब इधर जब हमने लेनी होती है ना फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट, तो तमाम नेट एसेट लेने होते हैं। ठीक है, चाहे वो टेंजिबल हैं, इनटेंजिबल हैं। तो अब देखें, बेशक किताबों में उसकी वैल्यू 0 थी, लेकिन उसकी फेयर वैल्यू तो 100 मिलियन है, तो आपको 100 मिलियन लेना चाहिए। इसलिए उसने आपको कहा था ना कि वो जो मैं एसेट बता रहा हूं उसमें इंटेंजिबल शामिल नहीं है, तो बेशक शामिल नहीं है। जब खरीदते हैं तो हम उसको वैल्यू करते होते हैं। नेक्स्ट, इट इज एक्सपेक्टेड दैट बेनिफिट विल स्प्रेड इक्वली ओवर द ब्रांड्स यूजफुल लाइफ। क्या मतलब? ये किस मेथड से? हाँ, कहते हैं स्ट्रेट लाइन से मोनेटाइज होगा। ठीक है, क्योंकि उसने कहा ना हर साल इक्वल रेवेन्यू आएगा, तो फिर डेप्सन का मेथड भी कौन सा होना चाहिए, जो इक्वल अमाउंट क्रिएट करे। नेक्स्ट, एन इम्पेयरमेंट टेस्ट ऑफ गुडविल एंड ब्रांड वाज कैरिड आउट इन दिसंबर 2007। कह रहे साल के एंड पे जाके हमने इम्पेयरमेंट का टेस्ट किया, विच इंडिकेट्स दैट इम्पेयरमेंट 50 मिलियन इज इन द वैल्यू ऑफ गुडविल। और कहता पता चला कि इसकी वजह से ना गुडविल की वैल्यू 50 मिलियन कम हो गई है। तो जब गुडविल की इम्पेयरमेंट है तो माइनस किस में से होनी चाहिए? गुडविल में से। कह रहे इम्पेयरमेंट टेस्ट कैरिड आउट इन 2008, उससे अगले साल दोबारा इम्पेयरमेंट का टेस्ट किया गया, indicating decrease 13.5 million in carrying value of brand। अच्छा, कहते हैं कि आप लोगों ने मजीद एक साल के बाद इम्पेयरमेंट का टेस्ट किया और अब पता चला क्या हुआ है, ब्रांड की वैल्यू कम हो गई। अच्छा, अब ये ना इसने क्वेश्चन मॉडिफाई किया हुआ है। ये जब पेपर में आया था ना तो उसने कहा था गुडविल मेरी बढ़ गई बट ब्रांड कम हो गया। गुडविल बढ़ गई तो वो तो इंटरनली जनरेटेड हो जाएगी, तो क्या उसका रिवर्सल डलना चाहिए? नहीं। तो इसलिए उसने ना आपको कहा था मेरी कैरिंग अमाउंट यानी रिकवर्ड अमाउंट ऑफ गुडविल इंक्रीज कर गई, वो इंक्रीज कर भी गई तो उसका तो इम्पेयरमेंट रिवर्स होना कोई नहीं। हाँ, अब ये जो ब्रांड है इसका उसने कहा कि वैल्यू में कमी आई तो इसको हम लोग रिकॉर्ड कर देंगे।
कह रहा है व्हाट आर द रिक्वायरमेंट ऑफ IFRS रिलेटिंग टू मोनेटाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट हैविंग फिनिट लाइफ। तो हम लोगों ने कहा था ना, स्टैंडर्ड ने कहा कि तमाम वो इंटेंजिबल एसेट जिनकी लाइफ फिनिट हो, उनकी डेप्रिशिएबल अमाउंट को ओवर यूजफुल लाइफ अमोर्टाइज किया करो। ठीक है, अब कितने नंबर की आई हुई रिक्वायरमेंट? अच्छा, उसने पूरे क्वेश्चन के इकट्ठे नंबर दे दिए, इसका अलग से नहीं बताया। अगर तो फर्ज करें 2-3 नंबर की रिक्वायरमेंट है तो इतना काफ़ी है, लेकिन अगर ये कोई 6-7 नंबर की रिक्वायरमेंट होती तो उसमें खाली इतना कह देना कि जी आप लोग इसको ये करना, तो वो नहीं, फिर आपको उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। और हम कहेंगे जी अमोर्टाइजेशन को आप एक्सपेंस आउट किया करेंगे, अमोर्टाइजेशन का मेथड वो डॉट करेंगे जो उसके रेवेन्यू जनरेशन पैटर्न से मैच करता होगा, वगैरह वगैरह। आगे कह रहे प्रिपेयर लेजर अकाउंट फॉर द गुडविल एंड ब्रांड शोइंग इनिशियल मेजरमेंट, ये रिकग्निशन एंड ऑल सब्सिक्वेंट एडजस्टमेंट। कह रहे एक तो गुडविल का अकाउंट बनाओ और दूसरा ब्रांड। अब जरा एक दफा गुडविल की कैलकुलेशन तो ट्राई करें कितनी बनती है। सर जो इंटरनली जनरेटेड होती है गुडविल, उसको डिस्क्लोज करते हैं बस, नहीं कुछ भी नहीं करते, कोई इफेक्ट उसका कुछ नहीं। जी एक दो जरा ट्राई करें गुडविल कितना बन रही। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट के अंदर उसने आपको क्या कहा था कि 90% आप लोगों ने उसके शेयर्स खरीदे और एक शेयर 30 रुपए का खरीदा। ठीक है, अगर मैं इसको मिलियंस के अंदर ले लूं, ठीक है, अब पहले तो आप देखो उसके टोटल शेयर कितने थे। नंबर ऑफ शेयर्स हैं 500 मिलियन, मैं मिलियन में ले रहा हूं तो 500 लिख लेते हैं। ठीक है, मैंने मिलियन में फिगर ली ना। 500 शेयर्स, वैल्यू नहीं कह रहा, 500 शेयर्स, और कह रहे कि इसका 90% आपने एक्वायर कर लिया। अगर मैं इसका 90% ले लूं तो ये वो शेयर्स आ गए जो मैंने खरीद लिए, और मैंने किस रेट पे खरीदे? मल्टीप्लाई बाय 30, 13,500। इसका मतलब आप लोगों की जो इन्वेस्टमेंट है ना 13,500 की है। और लेस हमने करनी फेयर वैल्यू ऑफ
नेट एसेट्स। अच्छा, उसने आपको क्या कहा था? 13,500 नहीं आ रहा? 500 मिलियन मेरे ख्याल से शेयर्स तो नहीं, शेयर्स 50 मिलियन। उसने आपको क्या परसेंट? 500 तो उसका अच्छा, पेड अप कैपिटल है, सॉरी। अच्छा, वो परसेंटेज ऑफ शेयर्स थे वो। 0% एक्स्ट्रा। हाँ। डिवाइड 10 से। जी ठीक है, इसको अब आप लोग क्या कर दें, डिवाइडेड बाय 10। ये 500 नंबर ऑफ शेयर्स नहीं है, नंबर ऑफ शेयर में ख्याल उसने ऊपर बताए हुए थे, वो परसेंटेज ऑफ शेयर थी, सॉरी। उसके ऊपर शेयर बता दिया 10। तो पेड अप कैपिटल टोटल था 500 मिलियन का। 500 को जब डिवाइड बाय 10 करोगे, नंबर ऑफ शेयर आ गए, उसका 90% लिया तो वो शेयर आ गए जो आपने खरीदे, और फिर उसका 30%। यही आ रहा है कि एक जीरो कम? 0%। अच्छा, 0.50। ठीक है। तो 500 मिलियन का कैपिटल था, डिवाइड बाय 10 किया, नंबर ऑफ शेयर बन गए, उसका 90% लिया तो वो शेयर आ गए जो आपने खरीदे, और आपने 30 रुपए का एक खरीदा था, इंटू 30 किया तो उसकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आ गई। अच्छा, लेस करना है फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। तो उसने आपको क्या कहा था? नेट एसेट ऑफ फेयर वैल्यू नेट एसेट अदर देन इंटेंजिबल एसेट 1100। अच्छा, अब कह रहा है 1100 हैं फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स, लेकिन इसमें इंटेंजिबल कहता है शामिल नहीं है। नीचे जाके पता चला इंटेंजिबल में इसका से एक ब्रांड पड़ा है, और वो कितने का है? 100। तो वो इसमें ऐड हो जानी चाहिए ना। इसका मतलब आपके टोटल नेट एसेट्स कितने के हो गए? 1200 के। अच्छा, अब हमें फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स चाहिए थी एक्वायर्ड। आपने एक्वायर कितने परसेंट किए थे? तो इसका लें 90%, 1080। तो माइनस कर लेंगे तो 270। इसका 270 की आपकी गुडविल बनती है। जी, यहाँ समझ आ गया? ये मैंने इसकी वर्किंग की है, क्योंकि उसने कहा था गुडविल का अकाउंट बनाओ और ब्रांड का अकाउंट बनाओ। जी, अब गुडविल का जब आप अकाउंट बनाओगे तो 1 जनवरी 2007, जनवरी में एक्वायर किया था ना मैंने इसको। 1 जनवरी 2007 आपकी गुडविल कितनी आ गई? ठीक है, ये जो आप लोगों ने एसेट्स वगैरह उसके एक्वायर किए 270 मिलियन के अंदर रही फिगर ना। उसने कहा जब ईयर एंड आया, दिसंबर 2007 आया, तो कह रहा है कि 50 की इंपेयरमेंट ऑफ गुडविल हो गई। इसका मतलब 31 दिसंबर 2007 इंपेयरमेंट लॉस आएगा 50 का। अब और तो कोई ट्रांजैक्शन नहीं था गुडविल का, तो जब अकाउंट क्लोज करूंगा तो इसका बैलेंस कैरी डाउन 220 आ जाएगा। अगले दिन यानी 1 जनवरी 2008 इस बैलेंस को हम कर देंगे ब्रॉड डाउन।
साथ। अच्छा, इस साल उसने कहा कि गुडविल की इंपेयरमेंट हुई नहीं, तो जब नहीं हुई तो यही इसका क्लोजिंग बैलेंस भी आ जाएगा। तो 31 दिसंबर 2008 बैलेंस 220। क्लियर हो गई पॉइंट? यस सर, रेंट का खुद बना लेंगे। कोई बात नहीं, वो तुम्हारी क्लास के लिए रोकते हैं मैच। क्लास ग्रुप देते अच्छा जी, अब यहाँ पे जब आप लोगों ने एसेट्स वगैरह एक्वायर किए तो ब्रांड की वर्थ क्या निकली? 100। अच्छा, ब्रांड की लाइफ डेफिनेट थी इनडेफिनेट? डेफिनेट उसने दी हुई, कितने साल? 10 साल। तो फिर इसको क्या करना पड़ेगा? ठीक है, अब उसने ना एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन का काउंट नहीं मांगा, तो मैं ये बुक वैल्यू पे काउंट बना रहा हूं। तो फिर इसकी इस साइड पे अमोर्टाइजेशन आनी चाहिए। तो 100 डिवाइडेड बाय 10 आ गया। अब जब मैं इस अकाउंट को क्लोज करूंगा तो बैलेंस कैरी डाउन 90 आ जाएगा। बैलेंस ब्रॉट डाउन 90। अगले साल फिर अमोर्टाइज करोगे ना आप। 31 दिसंबर 2008 अमोर्टाइजेशन 10। लेकिन अब उसने कहा मैंने इंपेयरमेंट का टेस्ट किया और इसकी इंपेयरमेंट आ गई कितना? इंडिकेट डिक्रीज 13.5 इन द कैरिंग ऑन। तो 13.5 की इंपेयरमेंट लॉस। अब अगर मैं इसको क्लोज करूं तो सेम डेट पे इसका बैलेंस कैरी डाउन आ सकता है 66.5। ये उसने 2 अकाउंट मांगे हुए थे। अच्छा, प्रैक्टिस के तौर पे ना आप लोगों ने इसके पहले 4 जो क्वेश्चन है, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, पहले 4 क्वेश्चंस के कीजिएगा। तो कल इंशाल्लाह इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।